नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल। भारत का हूं, भारत की बात करता हूं। कहते हैं सबको साथ लेकर चलना आसान नहीं होता, लेकिन चुनावी मौसम में हर सियासी दल के लिए यह पहली शर्त होती है कि पार्टी का कोई भी बड़ा नेता नाराज न रहे, उसे मना लिया जाए। जी हां, हरियाणा में कांग्रेस आज इसी कोशिश में कामयाब हो गई। नाराज बताई जा रही कुमारी सैलजा ने आज पार्टी के लिए प्रचार किया। इसके बाद राहुल गांधी ने सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 20 सेकंड का वो कौन सा संदेश दिया जिसे 50-50 भरोसा कहा जा रहा है। दिखाऊंगा ये पूरी रिपोर्ट। भारत की बात में आज बिहार की सियासत में जारी वंशावली संग्राम की खबर भी है। साथ ही बिहार से बंगाल तक जुबानी बवाल मचाने वाले उस वायरल वीडियो पर भी दिखाऊंगा लेटेस्ट अपडेट, जिस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीधे पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को ललकार दिया है। भारत की बात में आज जम्मू कश्मीर में बीजेपी के उस आक्रामक प्रचार की खबर भी होगी जिसने हलचल तेज कर रखी है। अमित शाह ने आज फारूक और उमर अब्दुल्ला से कहा कि याद रखना, ये अब्दुल्लाओं का राज नहीं है। लेकिन सबसे पहले बात हरियाणा की, जहां कांग्रेस के कलह काल के खत्म होने की बात सामने आ रही है। कुमारी सैलजा ने राहुल गांधी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ मंच साझा कर खुद की नाराजगी की अटकलों को खत्म कर दिया। हरियाणा में यहां से शुरू हुआ कुमारी सैलजा का प्रचार काल। 11 सितंबर के बाद पहली बार कांग्रेस के प्रचार अभियान में सैलजा ने शिरकत की। ये चुनावी सभा करनाल के असंध में थी। मंच की इस तस्वीर को गौर से देखिए। कुमारी सैलजा के साथ हरियाणा कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उदय भान बैठे हैं। इसके बाद राहुल गांधी बैठे हुए नजर आ रहे हैं और उनके ठीक बगल में बैठे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। कुमारी सैलजा ने भाषण की शुरुआत में राहुल गांधी के बाद सबसे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम लिया। मंचासीन हमारे सभी सम्मानित नेतागण श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। 4 मिनट के अपने भाषण में सैलजा ने बार बार राहुल गांधी की तारीफ की, साथ ही जनता से हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाने की अपील भी की। 5 तारीख को चुनाव हो रहा है। आप सभी से अपील है कि आपने यही उत्साह उस दिन दिखाना है और हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार लानी है। सैलजा के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले। शुरुआत सैलजा की तरह ही राहुल गांधी की तारीफ से की। फिर सैलजा को कांग्रेस की वरिष्ठ नेता बताया, उन्हें बहन सैलजा कहकर संबोधित किया। हमारी वरिष्ठ नेता बहन सैलजा जी। हुड्डा के 4 मिनट के भाषण के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान डायस पर आए। इस दौरान कुमारी सैलजा ने सीट बदल ली। अब सैलजा अपने ठीक बगल में रखी उदय भान की कुर्सी पर बैठी हुई नजर आ रही थीं। ये कुर्सी राहुल गांधी के साथ थी। अब एक तरफ थी कुमारी सैलजा, बीच में राहुल गांधी और उनकी दूसरी तरफ बैठे दिखाई दे रहे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। सभा के दौरान कैमरा बार बार राहुल और सैलजा पर फोकस हुआ। दोनों नेता आपस में बातचीत करते नजर आए। सैलजा के बाद राहुल गांधी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी बातें करते दिखे। कैमरा तीनों नेताओं पर एक साथ भी फोकस हुआ ताकि रैली में आए कांग्रेस समर्थकों तक सीधा संदेश पहुंच जाए कि अब हरियाणा कांग्रेस में ऑल इज वेल है। देखिए, करनाल के इस प्रचार मंच पर सबसे आखिर में राहुल गांधी बोले। पूरा भाषण करीब 28 मिनट का था, लेकिन इसके 20 सेकंड के हिस्से की हर तरफ चर्चा है, क्योंकि सिर्फ 20 सेकंड में राहुल ने कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीधा संदेश दे दिया। चुनाव में कांग्रेस पार्टी स्वीप करने जा रही है, स्वीप करने जा रही है, आंधी आ रही है और हम सब की सरकार बनाएंगे। किसी एक की सरकार नहीं होगी, पूरे हरियाणा की सरकार होगी। इसमें सबकी इज्जत होगी, सबकी रिस्पेक्ट होगी, सबकी जगह होगी। और अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह की, जिनके शिमला में दिए गए बयान पर दिल्ली तक बवाल हो रहा था।
विक्रमादित्य सिंह ने कहा था कि हिमाचल प्रदेश की सरकार यूपी की तरह रेहड़ी ठेले वालों के लिए नेम प्लेट लगाने का फैसला लागू करने जा रही है। इस पर पार्टी के एक धड़े ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बात आला कमान तक पहुंच गई। इसके बाद विक्रमादित्य सिंह बोलने का अंदाज ही उनका बदल गया। वो जिस फैसले को लागू करने की बात कर रहे थे उस पर विचार की बात करने लगे। तरीके से उत्तर प्रदेश में भी वहाँ पर भी जो रेडी फड़ी वाले हैं उनके लिए ये मैंडेटरी किया गया है कि वहाँ पर जो है आपको अपना उसमें नाम और आईडी लगाना होगा। तो हमने भी इसको यहाँ पर पूरी मजबूती से लागू करने का निर्णय किया है। खाने पीने का सामान बेचने वाली रेहड़ी पटरी वालों की पहचान तय करने के लिए बनी व्यवस्था पर हिमाचल प्रदेश के मंत्री का पहले बयान आया, फिर कांग्रेस में भूचाल। पार्टी के एक धड़े ने विक्रमादित्य सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी अल्पसंख्यक समुदाय की चिंता लेकर राहुल गांधी के पास जा पहुंचे और कांग्रेस के सीनियर लीडर तारिक अनवर पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखने की बात कहने लगे। ये एक गलत परंपरा की शुरुआत है। जो काम 75 साल में नहीं हुआ वो अब होने जा रहा है। मेरी ये मांग होगी कि उसको वापस लेना चाहिए। इसी के बाद विक्रमादित्य सिंह की लाइन लेंथ बदलने लगी। कुछ ही घंटे पहले जिस फैसले का ऐलान डंके की चोट पर किया था वो पलटता हुआ दिखाई देने लगा। हमारी विधानसभा के द्वारा जो बॉडी ऑल पार्टी बॉडी कॉन्स्टिट्यूट करी गई है, दे विल टेक अ कॉल अबाउट इट। इसको इतना जो है सेंसेशनलाइज करने की आवश्यकता नहीं। विक्रमादित्य सिंह की दलील थी कि वेंडिंग बॉडी बनाने का फैसला हाईकोर्ट के निर्देश पर लिया गया था। तो सवाल है कि रेहड़ी पटरी पर फूड आइटम बेचने वालों के नाम और पहचान लगाने का फैसला अचानक विचार वाले बस्ते में कैसे चला गया। हिमाचल प्रदेश के नेता विक्रमादित्य सिंह ने रेहड़ी पटरी पर दुकान लगाने वालों से सवाल करते हुए कहा कि वो अपनी दुकान पर अपनी नाम और पहचान दोनों लिखें, जिसके साथ साथ उन्होंने उत्तर प्रदेश का जिक्र भी कर दिया। बताया जाता है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों ने ही इस पर नाराजगी जताई है। हालांकि ये भी बताया जाता है कि इसके बाद विक्रमादित्य सिंह ने ये माना कि उत्तर प्रदेश का जिक्र करना नेम प्लेट की बात पर गलत था। बताया जा रहा है कि दिल्ली में हुए इस डेवलपमेंट के बाद ही कैमरे के आगे विक्रमादित्य सिंह का अंदाज बयान बदल गया। मेरे से मीडिया ने उस दिन पूछा तो उन्होंने ये कहा कि वहां पर भी बनी है, मगर उसका हिमाचल इज अ सेपरेट स्टेट। हिमाचल का यूपी से कोई लेना देना नहीं है। मे बी आई वॉज मिसकोटेड। विक्रमादित्य सिंह की इस पलटी पर बीजेपी राष्ट्रीय स्तर पर चुटकी लेती हुई दिखाई पड़ रही है। स्ट्रीट वेंडर की पॉलिसी तो पहले से ही है, इसमें कोई मुझे लगता है कि नई चीज तो की नहीं है, लेकिन इन्होंने उसको लागू करना छोड़ दिया था। स्टेटमेंट के बाद वो कायम रहे, इस बात को लेकर के मैं उम्मीद रखता हूँ। हिमाचल हमारा शासन नहीं है, वहाँ कांग्रेस का शासन है, लेकिन उस सरकार ने भी हमारे इस कानून को एडॉप्ट करने का काम किया है। वही गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर में धुआंधार रैलियां की। दिन भर में गृह मंत्री ने 5 सभाएं की। ये सभाएं चनैनी, उधमपुर पश्चिम, बनी, जसरोटा और मढ़ में थी। इसमें शाह ने कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर ताबड़तोड़ हमला बोला। अमित शाह ने विपक्षी दलों पर हमला बोलते हुए यहां तक कह दिया कि वो जीते तो पाकिस्तानी इरादे जीतेंगे। इस चुनाव में जिन्होंने जम्मू कश्मीर को 40 साल तक आतंक की परछाई में रखा, वो चुनकर आए तो यहां पर पाकिस्तान के इरादों की जीत होगी। पाकिस्तान के उमर अब्दुल्ला, आपकी जो इच्छा हो, आतंकवाद को हम पाताल तक गहरा दफन कर कर ही दम लें। किसी की ताकत नहीं है जम्मू कश्मीर में अब आतंकवाद फिर से आए। केंद्र में हमारे प्रिय नेता नरेंद्र मोदी की सरकार है। नरेंद्र मोदी। वही उमर अब्दुल्ला को अमित शाह की यह बात नागवार गुजरी। उन्होंने कुपवाड़ा से पलटवार किया। उमर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ चलना होता तो हम कुर्बानियां नहीं देते। नेशनल कॉन्फ्रेंस वो तंजीम है जिसने पिछले 35 साल में हजारों की तादाद में कुर्बानियां दी हैं। हमें अगर पाकिस्तान के एजेंडा के मुताबिक चलना होता, हम 35 साल पहले चलते, फिर शायद मेरे 4,500 से ज्यादा साथी जो हैं वो कुर्बान नहीं होते। उमर अब्दुल्ला के इस पलटवार के बीच अमित शाह का नया जुबानी हमला सामने आ गया।
उधमपुर पश्चिम सीट पर प्रचार के लिए पहुंचे गृह मंत्री ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों पर नया तीर छोड़ दिया। अभी अभी राहुल बाबा आए, उन्होंने कहा बाहर के लोग शासन करें। अब क्या बाहर के कर रहे हो और आप हमें बाहर के का हिसाब कर रहे हो? आपके नानी के पिताजी जवाहरलाल की गलती के कारण आज हमारा पाक ऑक्यूपाई कश्मीर पाकिस्तान के हाथ में है, पाकिस्तान के हाथ में। अब कोई आतंकवाद को वापिस नहीं ला सकता। अब्दुल्ला साहब हमें क्या डराते हो कि वापिस आएगा। ये अब्दुल्लाओं का राज नहीं है, नरेंद्र मोदी का शासन है। अब देखिए, आपको यह बताते हैं, अमित शाह की आज 5 रैलियां थी जम्मू कश्मीर की। अगर बात करें, आखिर जम्मू रीजन में बीजेपी इतना आक्रामक प्रचार क्यों कर रही है, यह समझना जरूरी है, क्योंकि सियासत के जानकार इसके पीछे बड़ी रणनीति बता रहे हैं। दरअसल पिछले 10 सालों में राज्य में बीजेपी ने पहले पीडीपी के साथ सरकार चलाई, फिर यहां राष्ट्रपति शासन लग गया। विरोधियों का आरोप रहा है, राष्ट्रपति शासन के दौरान बीजेपी एलजी के जरिए शासन चलाती रही है। इसकी वजह से पैदा हुए एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की काट के लिए बीजेपी ने जम्मू में बड़ी रणनीति बनाई। इससे कांग्रेस को नुकसान की आशंका है। यह चर्चा इसलिए क्योंकि खुद कांग्रेस की सहयोगी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला कह चुके हैं कि कांग्रेस को जम्मू में जितनी मेहनत करनी चाहिए थी उतनी नहीं की जा रही। I hope that after Rahul is done campaigning in 1 or 2 seats in Kashmir, he focuses in Jammu. What the Congress does in Jammu is important. And unfortunately, Congress hasn't done as much in the plains of Jammu as we would expect them to do. देखिए, आखिर बीजेपी की रणनीति क्या रही है जिससे विरोधी खेमे में हलचल है, मैं आपको यह भी समझा देता हूं। दरअसल बीजेपी ने इस चुनाव में अलग अंदाज में प्रचार किया, भावनात्मक मुद्दों के आधार पर कांग्रेस को घेरा, कई पूर्व मंत्री और बड़े नेताओं के टिकट काटे, नए चेहरों को मौका दिया गया, टिकट बंटवारे से उपजे असंतोष को भी काबू भी पा लिया। ध्रुवीकरण के लिए राष्ट्रवाद का कार्ड भी चला, वोट ना बटे इसके लिए छोटे छोटे दलों के साथ हाथ मिलाया। संकल्प पत्र के ऐलान के बाद से ही धुआंधार प्रचार जारी है, स्टार प्रचारकों को भी मैदान में उतारा गया है। जम्मू रीजन में यह बीजेपी की आक्रामक रणनीति है। देखिए, विरोधियों पर इस रणनीति का ही असर था कि उमर अब्दुल्ला ने कल कांग्रेस को सावधान कर दिया, यहां तक कह दिया था कि उसे जम्मू में ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। और बढ़ते आगे और बात करते हैं बिहार की, जहां जाति और राजनीति बरसों से साथ साथ चलती रही है। इसमें नया पन्ना जोड़ा जा रहा है आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने, जो एक दूसरे की वंशावली खंगाल रहे हैं। जीतन राम मांझी लालू यादव को गडरिया बता रहे हैं, तो जवाब में लालू भी उनकी जाति पर सवाल उठा रहे हैं। बिहार के नवादा में 18 सितंबर को दलित बस्ती से लपटें उठी तो राजनीति में खींची जाति की बेशर्म विभाजन रेखा पहले से कहीं ज्यादा गहरी हो गई। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और लालू के बेटे तेजस्वी के बीच जो जुबानी जंग शर्मा बनाम गरेड़िया से शुरू हुई थी, वो सारी हदें पार करती हुई एक दूसरे की वंशावली तक जा पहुंची। कि उनके पिताजी किसके जन्मे हुए हैं, गनेरिया के जन्मे हुए हैं, तो गनेरिया हैं, वो यादव नहीं है। हमला बड़ा था, चोट भी गहरी लगी, इसलिए बेटी के साथ मिलकर जवाबी मोर्चा लालू यादव ने खुद संभाल लिया। मांझी जी कह रहे लालू यादव नहीं है, गरेड़िया है, वो मुसार है जी, वो मुसार है। क्या हो उन्हीं से जाति प्रमाण पत्र तो सब बिहार के लोग को उन्हीं से लेना पड़ेगा। मांझी जी सीनियर नेता। इस पर मांझी कुछ बोलते उससे पहले ही चिराग पासवान की पार्टी का सब्र जवाब दे गया और एनडीए की एकता जाग उठी। अभी कोई भूल गया है क्या कि भूरे बाल साफ करो, परवल की सब्जी काटो, उसमें भी 4-5 जातियों का अपमान किया। तो ये लोग तो बिहार को आग में जलाने का काम किया है अपने बयानों से। हम तो चैलेंज देते हैं उनको कि आप अपनी वंशावली जारी करिए, कि आप सही मायनों में यादव हैं या आप सही मायनों में गडेरी हैं, पता चल जाएगा। लालू को वंशावली पर पहले मांझी की पार्टी ने चैलेंज किया,
फिर मांझी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने दादा परदादा और पूरे खानदान का बही खाता खोलकर लालू यादव के नाम संदेश जारी कर दिया। लिखा, लालू जी, हम मुसहर भुइयां हैं। हमारे पिता मुसहर भुइयां थे, हमारे दादा मुसहर भुइयां थे, हमारे परदादा मुसहर भुइयां थे। हमारा तो पूरा खानदान ही मुसहर भुइयां है और हम तो गर्व से कहते हैं कि हम मुसहर भुइयां हैं। और अब बात एक वीडियो की जिस पर बिहार से बंगाल तक सियासी बवाल हो गया। इस वायरल वीडियो में कुछ लोग दो युवकों से पूछ रहे थे कि वो किस राज्य से आए हैं, क्यों आए हैं। जब युवकों ने परीक्षा देने के लिए आने की बात कही तो उन्हें सर्टिफिकेट दिखाने के लिए कहा गया, डराकर इसके लिए दबाव बनाया गया। मामला एसएससी परीक्षा से जुड़ा बताया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट पर सीधे ममता सरकार पर हमला बोल दिया। टीएमसी ने इस पर पलटवार किया, कहा पूरा मामला समझ लेते तो ये बात नहीं कहते। वहां अपने ही देश के बच्चे, बिहार के बच्चे अगर जा रहे हैं वहां एग्जाम देने के लिए, उनके साथ गुंडाई कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, भगा रहे हैं। बंगाल राष्ट्र है या बंगाल भारत का एक अंग है? कि अनफॉर्चुनेटली बंगाल का लड़का तो दूसरे स्टेट में वो तो मर्डर भी हो गया, वो हरियाणा में हुआ है। तो ऐसा कंप्लेन तो हमारा पास आप सब लोग देख सकते हैं। लेकिन और इस बीच दिल्ली नगर निगम में गतिरोध पर इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। जी हां, एलजी ने आज ही चुनाव करवाने को कहा है। दिल्ली नगर निगम में गतिरोध पर इस वक्त की बड़ी खबर, एलजी ने आज ही चुनाव करवाने के लिए कहा है। दरअसल दिल्ली में नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी के एक सदस्य के लिए यह चुनाव होना है और इसी चुनाव को लेकर यह गतिरोध जारी है। एलजी ने आज ही चुनाव करवाने के लिए कहा है। यानी सीधे तौर पर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक बार फिर आमने सामने दिखाई दे रही है। सड़क पार कर रही थी, यहाँ पूरे इलाके में पानी भरा हुआ था, लेकिन यहाँ पर ये पत्थर नहीं था और ये गटर पूरी तरह से पानी से भरा हुआ था। और जैसे ही महिला ने प्रयास किया कि डिवाइडर पार करके सड़क के दूसरी तरफ जाए, महिला इस नाले में गिर गई। चेंबर ओपन कैसे था? क्यों था? आज उनकी हो गई और भी गिर सकते थे। एक बार सिर्फ सोचकर देखिए कि आप दफ्तर से घर लौट रहे हैं, परिवार आपका घर पर इंतजार कर रहा है, लेकिन आपकी जान इसलिए चली जाती है क्योंकि जिम्मेदार लोगों ने अपने हिस्से की ड्यूटी नहीं निभाई। एक 45 साल की महिला ने अपनी जान गंवा दी क्योंकि मुंबई में गटर खुला हुआ था। क्या देश में आम आदमी की जान इतनी सस्ती है? क्या सिस्टम इस बात की गारंटी देगा कि उसकी लापरवाही किसी की जान नहीं लेगी? हम टैक्स इसलिए भरते हैं ताकि मूलभूत सुविधाएं मिल सके, सड़क पर सुरक्षित चलने का अधिकार मिल सके, लेकिन यहां जान से हाथ धो बैठी विमल गायकवाड़ घर की कमाने वाली महिला थी। पति बीमार रहते हैं, लेकिन मुंबई में मौत के गटर ने कल उन्हें घर लौटने नहीं दिया। बुधवार शाम से मुंबई में बादल रौद्र रूप लेकर बरस रहे थे और सूर्यास्त के बाद देश की आर्थिक राजधानी की रफ्तार पर ब्रेक लग गया था। भांडुप से लेकर ब्रीच कैंडी तक और अंधेरी से लेकर चेंबूर इलाके तक कुछ घंटों की बारिश ने शहर की सूरत बिगाड़ दी। मुंबई शहर से आई इन तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए, जहां लोग सिर्फ पानी के बीच भूख कर कदम नहीं रख रहे थे,
बल्कि मौत को मात देकर आगे बढ़ रहे थे। मौत शब्द का इस्तेमाल इसलिए क्योंकि ये नहीं जानते थे कि किस कदम पर मुंबई का खुला हुआ गटर इन्हें मौत के मुंह में धकेल देगा। रास्ते पे आपको पता है मैनहोल भी खुला होता है। साइड बाय साइड तो जाना ही पड़ेगा, अभी क्या कर सकते हैं। और फिर वही हुआ जिसका डर था। बुधवार रात को अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद 45 साल की विमल अनिल गायकवाड़ भी तेज बारिश के बीच सिर्फ एक सड़क ही तो पार करने की कोशिश कर रही थी जब खुले हुए गटर में वो गिर गई। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये वही गटर है जो बुधवार रात को मौत का न्योता बनकर सड़क पर मौजूद था, लेकिन एक महिला की जान लेने के बाद इसे पूरे इंतजाम के साथ ढक दिया गया है। जिस गटर के ऊपर आपको बड़े बड़े पत्थर रखे दिखाई दे रहे हैं, ये बुधवार रात तक मुंह खोले हुए यहाँ मौजूद था। मैं उस घटना स्थल पर हूँ। ये दो सड़क के बीच में ये डिवाइडर है और डिवाइडर का ये आप जो हिस्सा देख रहे हैं ये गटर है और ये गटर कल खुला हुआ था। जो आज ढका हुआ नजर आ रहा है ये गटर कल खुला हुआ था और इसी में एक महिला गिर गई और महिला की मौत हो गई। वाकया करीब 9:20 के आसपास का है। मुंबई के अंधेरी का ये सिब्ज इलाका है। मुंबई के अंधेरी सिब्ज इलाके में महिला सड़क पार कर रही थी। यहाँ पूरे इलाके में पानी भरा हुआ था। ये जो आप बस देख रहे हैं इसी जगह से होते हुए महिला सड़क पार कर रही थी और सड़क पार करते हुए वो यहाँ से ये डिवाइडर पार करना चाहती थी। चूंकि आप देखें डिवाइडर पर यहाँ काम हुआ है और ये बीच का हिस्सा थोड़ा सा खाली था, लेकिन यहाँ पर ये पत्थर नहीं था और ये गटर पूरी तरह से पानी से भरा हुआ था। और जैसे ही महिला ने प्रयास किया कि डिवाइडर पार करके सड़क के दूसरी तरफ जाए, महिला इस नाले में गिर गई और इस नाले में गिरकर कम से कम 70 से 80 मीटर बहते हुए चली गई। गटर में पानी का तेज बहाव था। वहाँ मौजूद लोगों ने महिला को गटर में गिरते देखा तो पुलिस को फोन किया। मैं वहाँ से ऑफिस के लिए निकल रहा था तो मैं उधर देखा, वो जो मेन स्पॉट में गिरी है वो स्पॉट पे देखा मैंने, तो बहुत छोटा सा गड्ढा है। वहाँ से वो रोड क्रॉस करके आ रहे थे, उनको लगा कि यहाँ से जाने के लिए रास्ता है, तो उनका पैर फिसल गया, वो खड्डे में गिर गए। तो वहाँ से बहुत भारी मात्रा से पानी बह रही थी नीचे से, तो उससे वो बह के गई। उसके बाद 1 घंटे के बाद वहाँ पे पुलिस प्रशासन और फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ गई। 1 घंटे बाद मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची। अब जरा कल्पना कीजिए, जो महिला तेज बहाव वाले गटर में गिर चुकी हो, उसके पास 1 घंटे बाद मदद पहुंचाने वाली टीम आई। गड्ढे में सीढ़ी लगाकर बचाव अभियान शुरू हुआ। महिला का शव घटना स्थल से करीब 100 मीटर दूर बरामद किया गया। ग्राउंड जीरो पर मौजूद एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय सिंह दिखा रहे हैं कि महिला कहां गिरी और कहां उसका शव बरामद किया गया। ये आप सड़क देख रहे हैं, महिला उस नाले में गिरी। महिला बहते हुए इस सड़क पार करते हुए यहाँ पर पहुंची नाले के अंदर, और यहाँ से बहते हुए आपको आगे लेकर चलते हैं। देखिए ये प्लास्टिक के ढक्कन यहाँ पर लगाए गए हैं और महिला बहते हुए यहाँ तक पहुँची। ये जो आप जगह देख रहे हैं, इस प्रकार से नाला खोलने के लिए ये ढक्कन लगाए गए हैं और महिला बहते हुए यहाँ तक पहुँचाई और फिर इस ढक्कन को खोला गया। इस ढक्कन को खोलने के बाद महिला को यहाँ से निकाला गया। यहाँ से निकालने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। महिला के रिश्तेदार पूछ रहे हैं, मुंबई में रहने वाले लोग पूछ रहे हैं और ये देश पूछ रहा है कि सड़क पर खुला नाला क्यों मौजूद था, आखिर उसे क्यों नहीं ढका गया। कैसे हो कैसे सकता है? आपने इतना बड़ा वो नाला ओपन रखा कैसे? कुछ तो लगा देते हैं। पता है मेट्रो का काम चले, बीएमसी का काम चालू है, तो वहाँ पे कुछ तो लगा दीजिए कि ऐसे हो। अगर लगाते वो उधर जाती क्यों? होता ही नहीं था ना। और गौर कीजिएगा, जिस नाले में गिरकर विमल गायकवाड़ की मौत हुई वो सड़क किनारे नहीं है, बल्कि सड़क के बिल्कुल बीचों बीच मौजूद है। आमतौर पर देश में सड़क के डिवाइडर पर नाले नहीं देखे जाते,
लेकिन मुंबई के अंधेरी इलाके में ये नाला डिवाइडर पर मौजूद था, यानी सड़क के बिल्कुल बीच में। बावजूद इसके इसे ढका नहीं गया। अब सवाल यह है कि मैन होल को ढकने की जिम्मेदारी किसकी थी? अगर नाला खुला था और पूरी तरह पानी से भरा था तो लोगों को बताने के लिए कोई सरकारी कर्मचारी या बीएमसी कर्मचारी या पुलिस वहां क्यों नहीं थी? महिला को नाले से बाहर निकालने के बाद उसे 6 किलोमीटर दूर कूपर अस्पताल क्यों भेजा गया? घटना स्थल के पास मौजूद प्राइवेट अस्पताल क्यों नहीं भेजा गया? हॉली स्पिरिट जैसे बड़े अस्पताल वहां से महज 600 मीटर दूर थे। दरअसल इसी जगह पर मुंबई मेट्रो का काम चल रहा है। सिब्स रेलवे स्टेशन मेट्रो का यहाँ पर बना हुआ है और ऐसे पर मुंबई मेट्रो और मुंबई महानगर पालिका के बीच करार हुआ था कि जो भी हिस्सा मेट्रो के निर्माण कार्य के दौरान तोड़ा जाएगा उसका मरम्मत करके पुनः वापस दिया जाएगा। और इसी जगह पर ठीक सड़क के नीचे मेट्रो स्टेशन है। ऐसे पर बीच के डिवाइडर तोड़े गए थे। अधिकतर काम डिवाइडर के पूरे हो गए थे, लेकिन जगह जगह पर इस प्रकार के काम पूरे नहीं हुए हैं। और इसी के चलते महिला जब डिवाइडर पार कर रही थी तो इसकी चपेट में आ गई और नाले में गिर गई और महिला बह गई। एक महिला की जान चली गई, लेकिन जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। देश की सबसे अमीर मुंबई महानगर पालिका मुंबई मेट्रो को जिम्मेदार बता रही है और वहीं मेट्रो वाले बीएमसी को। लेकिन ये तय नहीं हो पा रहा है कि आखिर किसकी गलती की सजा विमल गायकवाड़ को चुकानी पड़ी। देश के एक निर्दोष नागरिक जो अपना काम करके घर लौट रही थी, उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो मुंबई की असुरक्षित सड़कों पर चल रही थी। विमल गायकवाड़ की गलती ये थी कि उनके पास इसके सिवाय कोई उपाय नहीं था, जैसा कि मुंबई के लाखों लोगों के पास नहीं है। और अफसोस ये कि मुंबई या फिर देश में ये कोई पहली घटना नहीं है। 21वीं सदी के भारतवर्ष में आज भी मॉनसून के महीने में लोग घर से निकलते हैं और नाले में गिरकर मर जाते हैं। और आंकड़े बता रहे हैं कि साल दर साल ये घटनाएं बढ़ रही हैं। के तौर पर जाना जाता है, लेकिन जरा रुकिए, नाम सुना आपने? सीप्स। यह अंधेरी का वही इलाका है जहां महिला की खुले गटर में गिरने से मौत हो गई। लेकिन जो काम अधूरा था उसे पूरा करने के बजाय मुंबई मेट्रो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में पीएम मोदी के हाथ से इसका उद्घाटन किया जाएगा। ये मुंबई मेट्रो लाइन 3 ये पूरी तरीके से भूमिगत मेट्रो है। उसका जो पहला फेज है 12.5 किलोमीटर का फ्रॉम आरे डिपो और आरे JVLR स्टेशन से BKC तक का, उसका कमीशनिंग अक्टूबर के पहले वीक में शुरू होने की संभावना है। हम स्वागत करते हैं कि आप आम नागरिकों की सुविधा के लिए मेट्रो को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए जी जान लगा रहे हैं। हम उन सैकड़ों हजारों मजदूरों की मेहनत का सम्मान करते हैं जिन्होंने अपने पसीने से इस अंडरग्राउंड मेट्रो को सींचा है। लेकिन इस चमचमाती मेट्रो की नींव और इमारत से मुंबई के मौत वाले गटर का गुनाह माफ नहीं होगा। उसका परिवार में कोई नहीं है, जस्ट मतलब उसके हस्बैंड का घर वही चलाती है। हम लोग तो है बट चलाने वाली वो अकेली थी। आज तक मतलब कभी वो बीमार तक नहीं गिरी और उनके साथ ये हादसा हुआ है ऐसा। और सिर्फ मुंबई ही क्यों, देश की राजधानी दिल्ली भी ऐसे गुनाह में शामिल है। इसी साल 31 जुलाई को 23 साल की तनुजा अपने 3 साल के बेटे प्रियांशु के साथ घर लौट रही थी और रास्ते में मौजूद इस खुले नाले में प्रियांशु का पैर फिसल गया। प्रियांशु को बचाने के लिए उसकी मां तनुजा भी नाले में कूद गई। मां और बेटे दोनों की जान इस नाले ने ले ली। दिल्ली के गाजीपुर में भी बारिश के बाद पानी भरने की वजह से नाले का पता नहीं चल पा रहा था। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बुलडोजर से नाले की दीवार को तोड़कर मां और बेटे का शव निकाला गया था। पानी 2.5 फुट तक ऊपर था, उसी 2.5 फुट पानी में वो आ रही थी। सामने सड़क है, इधर सड़क है, बीच में नाला है और वो जब यहाँ पर आई ये सोच करके कि यहाँ पर जमीन होगी, वो नाले में गिर गई। पानी का बहाव तेज था, जिस जगह पर वो गिरी उससे काफी दूर जाकर के उन दोनों इंसानों की डेड बॉडी मिली है, माँ और बेटे की। हैरानी की बात यह है कि साल दर साल मैन होल में गिरकर मरने का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये आंकड़े कम कैसे होंगे इसका कोई उपाय होता नहीं दिख रहा।
2018 में मैन होल में गिरने से देश में 105 लोगों की मौत हुई। 2019 में गटर में गिरने से 102 लोगों की जान चली गई। 2020 में नाले में गिरकर 142 मौतें हुई, जबकि साल 2022 में यह आंकड़ा बढ़कर 207 मौतों तक पहुंच गया। यहाँ आपको बता दें कि पूरे देश में मैन होल में गिरने से मौत में सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में सामने आए हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में गटर में गिरने की महाराष्ट्र में 35 घटनाएं हुई, जिसमें 37 लोगों की जान चली गई। दूसरे नंबर पर गुजरात है, जहां सिर्फ 2022 में गटर में गिरने से 29 लोगों की मौत हो गई। लेकिन समस्या ये है कि लोग गटर में गिरकर मर जाते हैं, लेकिन किसी की जिम्मेदारी तय नहीं होती। कौन देगा इन निर्दोष नागरिकों की मौत का हिसाब, क्योंकि जिन पर जिम्मेदारी है वो तो दलील देकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। ये कोई पहला वाकया नहीं है जब मुंबई के मैन होल में या नाले में गिरने से आम आदमी की, आम नागरिकों की मौत हुई हो। इसी प्रकार का एक मामला कुछ साल पहले मुंबई के परेल इलाके में हुआ था, जब डॉक्टर अमरापुरकर बॉम्बे हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रभा देवी इलाके से गुजर रहे थे, तब मैन होल में गिरने से उनकी मौत हो गई थी। तभी भी बीएमसी ने यह कहा था कि उनकी जिम्मेदारी नहीं थी, जो मैन होल का ढक्कन था उसे स्थानीय लोगों ने, पड़ोस में ही रहने वाले लोगों ने हटा दिया था। बहरहाल भारत की बात में आज जितना ही, मुझे दीजिए इजाजत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।